हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज जो अभी पेपर आप देकर आए हैं सामाजिक विज्ञान का 2024 जो एग्जाम में आप लोग अभी हाई स्कूल का देकर आए हैं, 825 जेडी कोड है जिस प्रश्न पत्र का। तो उस प्रश्न पत्र का आज मैं पूरा हल बताऊंगा आपको। पूरा सही एक एक बहुविकल्पी एक एक सही लॉन्ग वाले सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, जिस प्रकार आप देख सकते हैं किस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि खंड आ और खंड बा में ये बटा हुआ है। तो पहले खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, तो इन सभी प्रश्नों के हम आंसर को देखेंगे। तो अब चलिए देखते हैं बिना देरी करते हुए हमारा जो पहला बहुविकल्पी प्रश्न क्या था, जो पेपर में इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में आया है सामाजिक विज्ञान में कक्षा 10 वालों के। देखिए दिया गया कि वीना की संधि कब हुई थी। तो वीना की संधि कब हुई थी दोस्तों? तो इसका सन 1848 में हुई थी कि 1834 में हुई थी कि 1815 में हुई थी कि 1900 में हुई थी। तो मैं आपको बता दूं, जो वीना की जो संधि हुई थी वो सन 1815 में हुई थी। तो जिसने भी ये टिक लगाया उसने उसका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं दूसरा जो नंबर बहुविकल्पी प्रश्न है। देखिए, हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक हैं। जो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, सरदार पटेल हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं कि बाल गंगाधर तिलक है। तो आपको बता दूं, जो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं वो किसने लिखी थी? महात्मा गांधी जी ने। तो जिसने भी लगाया होगा एक टिक एकदम ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार हम तीसरे प्रश्न की ओर। जो तीसरा बहुविकल्पी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि रिंडर पेस्ट का संबंध है। तो रिंडर पेस्ट किससे संबंधित? पेड़ पौधों की बीमारी से संबंधित है कि मवेशियों की बीमारी से संबंधित है कि महामारी से संबंधित है? इनमें से कोई नहीं था। तो आप लोगों ने अगर इसका मवेशियों की बीमारी देखिए, जो रिंडर पेस्ट था वो मवेशियों की बीमारी से संबंधित था, फिर जानवरों की बीमारी से। तो वो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन बी नंबर। जिसने भी ये लगाया एकदम ये सही होगा। अगले बढ़ते हैं इस प्रकार से बिना देरी करते हुए। इस प्रकार देखिए, जल्दी आगे बढ़ते हैं हम। गुमास्ता क्या है? गुमास्ता बुनकर है कि कपड़ा व्यापारी है कि वेतनभोगी कर्मचारी कि ऊन बेचने वाला? तो देखो, गुमास्ता जो था वो ऊन से संबंधित था, बुनकरों से संबंधित था, लेकिन गुमास्ता उनको कहा जाता है जो ऊन बेचा करते हैं। तो ऊन बेचने वाले एकदम ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो डी नंबर है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। फिर अगला नंबर जो पाँचवा प्रश्न दिया गया है, पाँचवा प्रश्न क्या है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, इसमें यह पूछा गया। सरदार पटेल थे कि महात्मा गांधी थे कि सावित्रीबाई फूले थे कि ज्योतिबा फूले थे? तो आपको मैं बता दूं, जो गुलामगिरी के पुस्तक थे, जो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? जो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फूले थे। कौन थे? ज्योतिबा फूले। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ज्योतिबा फूले गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो दिया था बोर्ड पेपर में वो क्या था कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो श्रीलंका जो था वो स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, आपसे ये पूछा गया। तो आप लोगों ने अगर मान लो 1947 में कोई लगाया होगा, तो कोई 1957 में लगाया होगा, कोई 1951 में लगाया होगा, कोई 1948 में लगाया। तो मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता दूं, जो बी नंबर इसमें एकदम 1948 में ही श्रीलंका का स्वतंत्र राष्ट्र मतलब बना था। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम आगे प्रश्न की ओर। जो अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के पेपर में क्या दिया था कि सातवां नंबर प्रश्न क्या था? तो सातवां नंबर प्रश्न क्या था कि सातवां नंबर प्रश्न था कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान है। ये नंबर ऑप्शन दिया था कि महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व या स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा नियमित चुनाव की न्यायपालिका को स्वतंत्रता के केंद्र तथा राज्य के कार्यों का वर्गीकरण। इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा था। तो आपसे इसमें क्या ऑप्शन होगा आप ये बताइए, जल्दी से कमेंट करते रहिए। जिनको जो भी मालूम हो, अगर मालूम हो तो कमेंट करते जाइए, बताइए। देखिए क्या है। तो देखिए, इसमें आपको मैं बता दूं, जो भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु जो किया गया संवैधानिक प्रावधान था वो क्या था? इसमें डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, केंद्र तथा राज्य के कार्यों का वर्गीकरण। ये हो जाएगा एकदम करेक्ट ऑप्शन। जिसने भी डी लगाया होगा उसको एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ये वाला। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से। अगला जो प्रश्न इंपॉर्टेंट दिया था क्या, देखिए जितना भी बताया गया सारा सब कुछ वही आया है। देखिए इसमें देख सकते हैं कि भारत में संवैधानिक की दृष्टि से कौन सा कथन सही है? सनातन भारत का राजकीय धर्म सही है कि अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व सही है कि धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव कि ईसाइयों को विशेषाधिकार? इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा था। अगर आपको ने जो सही लगाया है उसको कमेंट करते रहिए। देखिए, भारत में संवैधानिक दृष्टि से जो कौन सा कथन सही है इसमें से, तो इसमें आपको मैं बता दूं जो कौन सा कथन सही है, बी नंबर इसमें का ऑप्शन सही है, अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व करना। तो ये एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से। जो अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न पूछा क्या था? 9वां नंबर प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? तो आपको इसमें क्या बताना है कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो आप लोगों को मालूम होगा, करेक्ट लगाया ही होगा, ये नंबर आपका इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार आगे हम बढ़ते हैं। 10वां नंबर प्रश्न क्या है? 10वां नंबर प्रश्न देखिए क्या है कि एक दलीय व्यवस्था बढ़ावा देती है, किसको देती है? लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा देती है कि अधिनायकवादी को व्यवस्था को बढ़ावा देती है कि राजतंत्र को बढ़ावा देती है कि कुलीन तंत्र को बढ़ावा देती है? तो आपको मैं बता दूं, जो एक दलीय व्यवस्था बढ़ावा देती है वो किसको देती है?
किसको देती है? लोकतांत्रिक व्यवस्था को देती है। तो आप लोगों ने आई होप सही लगाया होगा ये सारे ऑप्शन। जिन लोगों ने भी इन ऑप्शनों को लगाया एकदम एकदम उनका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से। तो देखिए जो 11वां प्रश्न दिया गया कि श्वेत क्रांति संबंधित है, तो श्वेत क्रांति के संबंधित किससे संबंधित? दुग्ध उत्पादन से संबंधित, गेहूँ उत्पादन से संबंधित, कि मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, कि मोटा अनाज उत्पादन से संबंधित? तो इसको तो आप लोगों ने करेक्ट ऑप्शन लगाया हो कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। ये एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। 12वां नंबर प्रश्न क्या था? 12वां नंबर जो प्रश्न था वो एकदम आसान था कि सोपान कृषि की जाती है उत्खात भूमि पर, कि मैदानी भूमि पर, कि ढाल वाली भूमि पर, कि मरुस्थलीय भूमि पर? तो आपको बता दूं जो सोपान कृषि होती है वो ढाल वाली भूमि पर होती है, ढलुआ क्षेत्रों में होती है, तो इसलिए वो ढाल वाली भूमि वाला एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 12वें नंबर का प्रश्न जो है उसको बी नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हौज खास जलीय निकाय स्थित है। हौज खास किस में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, कि राजस्थान में स्थित है, कि कर्नाटक में स्थित है, कि दिल्ली में स्थित है? तो कमेंट करते रहिए भाई। देखो आपको सारे आंसर तो मैं बता दे रहा हूँ। आप लोगों से केवल एक ही अपेक्षा है कि आप लोग एक लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि वो भी जल्दी से मिला लें। और इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए हमारा क्या है कि हौज खास जलीय निकाय किससे स्थित कहाँ स्थित है? मतलब ये कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है मैडम? दिल्ली में स्थित है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। देखिए 14वां नंबर जो प्रश्न पूछा गया है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? हल्दिया से इलाहाबाद, सादिया से दुबरी, केरल में पश्चिम तटीय नहर, या काकीनाडा से पांडुचेरी? तो आपको मैं बता दूं जो भारत का सबसे बड़ा लंबी जलमार्ग राष्ट्रीय वो है हल्दिया से इलाहाबाद। ये हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 14वें नंबर का ए नंबर एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सबसे लंबा जलमार्ग कौन है? राष्ट्रीय जलमार्ग वो है हल्दिया से इलाहाबाद। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो 15वां नंबर प्रश्न है। देखिए 15वां नंबर प्रश्न क्या है कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स राजधानी किसे कहा जाता है? हैदराबाद को कहा जाता है, कि दिल्ली को कहा जाता है, कि पुणे को कहा जाता है, कि बेंगलुरु को? तो आपको मैं बता दूं जो हमारा इसरो किधर है वो बेंगलुरु में ही है। तो इसलिए हमारा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है भारत का। तो हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। तो ये हमारा एकदम सी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार जो 16वां नंबर प्रश्न क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य है IMF का, कि WTO का, कि नाटो का, कि विश्व बैंक का? तो आपको मैं बता दूं जो राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने वाला उद्देश्य था वो किसका था? IMF का था। किसको? IMF का। ये नंबर जिसने भी लगाया एकदम वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार 17वां नंबर जो प्रश्न था क्या है? 17वां नंबर प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है मैडम? जल्दी बताइए, जल्दी चलिए देखिए, जल्दी बताइए क्या है, कब मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस? 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार देखिए 18वां नंबर जो प्रश्न दिया गया कि वर्ष 2017 से 18 में द्वितीयक क्षेत्र में कितने प्रतिशत श्रम का रोजगार प्राप्त था? जो वर्ष 2017 से 18 था उसमें द्वितीयक क्षेत्र में कितने प्रतिशत श्रम का रोजगार था? 49% की, 11% की, 15% की, 25%? तो आपको सही आंसर दीजिए भाई, कमेंट करते रहिए। देखिए जो आपको मैं बता दूं जो वर्ष 2017-18 में द्वितीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत श्रम का जो रोजगार था वो कितना था? 25%। कितना था? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी नंबर। इस प्रकार से हम 19वां प्रश्न देखेंगे। 19वां प्रश्न क्या है? देखिए 19वां प्रश्न क्या दिया है कि वर्ष 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी? मतलब जो 2019 के समय में अगर देखा जाए तो व्यक्तियों की जो आयु थी वो कितनी लगभग थी? तो आपको मैं बता दूं 68.8 वाला एकदम ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर। अगर आप गूगल में से सर्च करोगे तो लगभग आपको मिलेगा 69, इस प्रकार से कुछ मिलेगा, 69 दशमलव कुछ मिलेगा। तो लेकिन इसमें 69 तो दिया नहीं ऑप्शन, तो हमारे एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 68.8। इस प्रकार से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर जो प्रश्न था लास्ट जो बहुविकल्पी 20वां नंबर प्रश्न क्या था? 20वां नंबर प्रश्न क्या है कि वर्ष 2012 में भारत के प्रति हजार ग्रामीण परिवारों में कितने प्रतिशत परिवारों के साख का स्रोत व्यावसायिक बैंक थे? 33% थे, कि 25% थे, कि 18% थे, कि 40% थे? तो आपको मैं बता दूं जो वर्ष 2012 में भारत के प्रति हजार ग्रामीण परिवारों में जो परिवारों का शाखा का जो स्रोत था वो कितना था? 25%। ये भी एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 25%। तो 20वां वाले किस प्रकार से? तो पार्ट बी में आपको मैं बता दूं देखिए कि छोटे छोटे प्रश्न पूछे थे, बहुत ज़्यादा बड़े पूछे नहीं थे, आप आसानी से कर लिए होंगे। पार्ट बी में पूछा था कि आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख करें, अथवा करके भी दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था पर महामंदी को 2 प्रमुख प्रभावों का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार से आपसे ये प्रश्न पूछा था। पूरा पेपर देख सकते हैं।
देखिए आप लोग देखें क्या आप लोग ने पूरा पेपर ही तो हल करके आए होंगे। देखिए राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं, इनने के इसमें भी ये पूछा था, अथवा करके ये भी पूछा कि लोकतंत्र की इन्हीं 2 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से अथवा कर करके सारे प्रश्न तो पूछे थे, आसानी तो था। देखिए औद्योगिक प्रदूषण के नियंत्रण हेतु विभिन्न उपायों का सुझाव करिए। अगर आपको ये नहीं आता तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से आपको पूछा था। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जैसे लकड़ी है, पेट्रोल है, ईंधन, इस प्रकार के परंपरागत स्रोत थे, इनके बारे में आपको लिखना था, आसानी तो था। इस प्रकार से आप ये फिर एक अगला प्रश्न पूछा था कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, भारत के विदेशी व्यापार के अभिनव प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार से पूछा था। तो आप पूरा पेपर देख सकते हैं। अथवा करके दिया सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व का रेखांकित कीजिए। इस प्रकार से आपको पूछा था। फिर ये सारा सब कुछ इस प्रकार से पूछा गया था। आप देख सकते हैं कि लैंगिक असमानता और समानता भी पूछा गया था। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जो मानचित्र संबंधी प्रश्न था वो अभी आपको मैं शाम तक में फिर से उसकी वीडियो पूरी प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, किस प्रकार से मानचित्र में भरना था, सारा सब कुछ। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको उससे देखने में आपको ढूंढना ना पड़े चैनल को। तो उसका भी मैं करवा दे रहा हूँ कि मानचित्र में उसको किस प्रकार से करना था, किस प्रकार से भरना था, सारा अभी कुछ मैं शाम तक में वीडियो 1-2 घंटे में उसकी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।